काफ़ी प्यारा नोट्स है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नोट्स चाहिए जो प्रॉपर भाई पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट चैप्टर ही ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसका पीडीएफ लेना तो भाई शेयर करो वीडियो को, 1000 सब्सक्राइबर बस कंप्लीट करा दो, पीडीएफ फ्री में बांट दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। चैप्टर पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है मेरे भाई, पहला पार्ट है आपका। ठीक है, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसमें हर वो चीज़ लिख रखा है जो इम्पोर्टेंट है। भाई पूरा चैप्टर ही निचोड़ दिया है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, ध्यान से देखो। पढ़ेंगे, मैंने टोटल अच्छे से बता रखा है, हर चीज़ को हाईलाइट करा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या खास बात होती है उसमें, क्या विशेषताएं हैं। रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, उसको लिखने का तरीका भी जानेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी सीखेंगे, वियोजन अभिक्रिया की पहचान भी सीखेंगे, दहन और ज्वाला क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन क्या होता है। ठीक है, आगे और भी टॉपिक है मेरे भाई, इतना तो मैंने टॉपिक बना रखा है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ऐसा आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा जैसा मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जब दो गो पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण में मैंने बता रखा है कि जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। देखो Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, O का मतलब मेरे भाई ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वायु कह सकते हो आप। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे मेरे भाई तो हमारे पास 2MgO बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे काम करती है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया ना, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी अलग अलग विधि द्वारा। जैसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, अगर उसके अवस्था में जगह में परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाओ। दूसरा है गैस का निकलना। ठीक है, तीसरा है ताप में परिवर्तन, और चौथा है गैस का निकलना। ठीक है मेरे भाई, इसको आगे जानेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसमें इसी में 2 चीज़ और जानना है कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि हिस्सा लेते हैं, तो वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होता है, ये समझ में आया ना कि ऐसे पदार्थ, मान लो पदार्थ कोई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है, तो उसके साथ हिस्सा लेते हैं तो वही अभिकारक कहलाता है। उत्पाद क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक ना, निर्माण होता है, ये मिलता नहीं, इसका निर्माण होता है। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण में जैसे मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों को मिलाया तो एक क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो 2 चीज़ हम मिला रहे हैं तो ये तो हमारा अभिकारक है, क्योंकि दोनों हिस्सा ले रहे हैं ना, समझ में आ गया ना। और जो नया चीज़ फॉर्म हो रहा है वो तो हमारा उत्पाद हो गया, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक आ गया है, इसे देख लो, इसके बारे में आगे जानेंगे 1-2 पेज बाद। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, जैसे अभिकारक हो गया या उत्पाद हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इधर का रिएक्टेंट इंग्लिश में कहते हैं, इधर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों का सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ना रट भी सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो भाई इतना तो समझा रखा है मैंने। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण भी दे रखा है, जिससे कि मान लो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, सॉरी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिल रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने उदाहरण भी आपको देकर समझा दिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अणु से पहले टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के संबंध टूटते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनाते हैं। ठीक ना, जिसके प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है।
तो ये भी चीज़ें थी, आप स्क्रीनशॉट में चीज़ों को लेते चलो मेरे भाई, ठीक है। पीछे हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं करी थी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। गैस की उत्पत्ति इसी में आता है, ठीक है। और आगे अवक्षेप का बनना इसी में पढ़ेंगे, रंग परिवर्तन इसी में पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। गैस की उत्पत्ति, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ये पहला उदाहरण हमने आपको अच्छे से बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, एक परख नली में, परख नली समझते हो ना, पेन जैसा एक होता है शीशा का, उसके अंदर लिक्विड डाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं की, यानी कि इसमें पहला चीज गैस की उत्पत्ति, गैस कैसे बनता है, ठीक है। इसका दूसरा जानेंगे अवक्षेप का बनना। ध्यान से देखो, अवक्षेप का बनना क्या होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, यानी सॉलिड है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक यानी अलग हो जाता है। तो उदाहरण के द्वारा आप समझोगे कि सोडियम क्लोराइड के जरिए, मान लो सोडियम क्लोराइड हम लोग लिया, उसके जरिए विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। सिंपल सी बात है कि बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन में डालोगे, मान लो कोई जलीय विलयन है, ठीक है, घोल है, उसमें मान लो बेरियम क्लोराइड तुम डाल रहे हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, उजला उजला अवक्षेप बना देता है, ठीक ना। रंग में परिवर्तन, रंग कैसे बदलता है उसके बारे में जानेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तित होते रहता है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ध्यान से देखो। इसके उदाहरण में पहला बता रहा हूँ, पोटेशियम परमानेंट, ठीक है, के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा हल्के नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। कौन सी डालोगे? तो नींबू डालोगे पोटेशियम परमामैंगनेट में, ठीक ना। जो बैंगनी रंग होता है उसका धीरे धीरे करके हटने लगेगा, ठीक है। तो वही आपको पता चल गया। चौथा है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन कैसे होता है मेरे भाई? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के रूप में। उदाहरण देखेंगे, कच्चा अगर हम लोग मान लो कली चूना लेते हैं, चूना आप जानते हो ना, हाँ, जिससे दीवार घर भी लिपा जाता है। तो मान लो चूना के एक ढेला हम लोग उसमें से लेते हैं, पर जल पर गिरा दिया जाता है। अगर मान लो उस पर जल डाला जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वहाँ से झन झन करके ऊष्मा निकलता है, कभी देखना, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई। पांचवा है अवस्था परिवर्तन, यानी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है उन सभी के। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण से समझेंगे, मोमबत्ती को जलाने पर, मान लो मोमबत्ती आपने लिया, उसको जला रहे हो, मोम का कुछ टुकड़ा यानी कुछ भाग द्रवित होकर यानी लिक्विड बनकर, द्रव्य बनकर नीचे गिरता है। मोमबत्ती से चूता है ना, टप टप चूता है, और कुछ भाग वाष्प बनकर परिवर्तित होकर जलता है, यानी कि कुछ भाग जो होता है वाष्प बनता है, उड़ जाता है और ऊपर जलते रहता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो देखो हम लोग आ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, यानी कि सॉरी, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका हम लोग जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इसके ना कुछ पॉइंट है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से कैसे लिख सकते हो, नियम क्या क्या है देख लो, समझ लो और याद कर लो। नोट्स हो सके तो बनाते हुए चलो। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण से बाईं की ओर लिखा जाता है। इधर दाएं ओर होता है, इधर बाएं होता है, तो ये बाईं ओर से लिखा जाता है, ठीक है। अभिक्रियाओं के अभिकारकों में उनके संकेतों या गुणधर्मों के पदों को समीकरण के बाईं ओर से लिखा जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अभिकारकों के सूत्रों के बीच घन चिन्ह प्लस दिया जाता है, यानी घन चिन्ह इसको हिंदी में बोलते हैं प्लस को, ठीक है। तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तीसरा, अभिक्रिया के प्रतिफलों को एक तीर यानी ऐसे बराबर, मान एरो, मान लो इधर मान लो मैग्नीशियम है प्लस, इधर मान लो ऑक्सीजन है, तो बराबर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ आ गया ना। तो प्लस में और बराबर कैसे चिन्ह देखें, फिर इधर जो बनेगा वो बनेगा, ठीक है। द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है, ठीक है।
चौथा पार्ट है इसका, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के प्रतिफल, जो नया चीज़ बनेगा ना तो उसे हम लोग किधर रखेंगे, दाईं ओर, और जो चीज़ें मिल कर बनती है ना वो कहाँ लिखाती है, बाईं ओर। मान लो ये देखो, ये बाईं ओर है, ये पूरा क्या है, दाईं ओर है। ठीक है मेरे भाई। पांचवा पॉइंट देखो, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य चिन्ह घन दिया जाता है बीच में। देखो ये दो गो मिल रहा है ना, दो गो एलिमेंट, दो गो पद मिलेगा। ठीक है, तो बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, इधर मान लो दो गो चीज मिलेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो ये याद कर लेना रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम लोग इसे बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करके लिखते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों, जैसे बाईं तथा दाईं में, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी कि इधर दाएं भी, बाएं भी और इधर दाएं भी, दोनों तरफ जो संख्याएं होती है बराबर। देखो 1 2, इधर 1 2 मिल रही है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 होती है। ठीक है, तो वो रासायनिक, वही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से उदाहरण में मैंने बता रखा है। और देखो ये तुम्हारा प्रश्न देगा एग्जाम में ऐसे। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करोगे, ध्यान से अगर समझोगे तो बता दोगे। ये मैंने बैलेंस कर दिया, ये प्रश्न है और इसका हमने बैलेंस करके लिख रखा है। अब ये मत कहना कि बैलेंस, भाई चुपचाप नोट्स बना लो, स्पेशल वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसमें पूरा बैलेंस करना मैंने बता रखा है, तो सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो सारा मिल रहा होगा आपको अच्छे से। पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट ही बना दूंगा मेरे भाई। ये प्रश्न है, फिर इसका संतुलित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बता दूंगा वीडियोस में, स्पेशल बना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानेंगे। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है मेरे भाई। संयोजन अभिक्रिया हम लोग पहले जानेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व और यौगिक संयोग करके यानी मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एगो चीज बनाते हैं नया, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो मान लो अमोनिया है NH2, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। ठीक है, ये चिन्ह है, आपको सिंबल ये सूचित किया जाता है। दोनों ही गैसीय यौगिक है, दोनों गैस है। अभिक्रिया से अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। तो मान लो इधर हमने क्या लिया है, क्या है, अमोनिया है, एक क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये दोनों मिलके क्या बना देगा, इधर बताओ, अमोनिया क्लोराइड बना देगा। लिख लेना अच्छे से। ठीक है, तो वही चीज़ें थी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ मान लो CO कॉपर है, यहाँ क्लोराइड है, दोनों मिलकर कॉपर क्लोराइड बना दिया। ठीक है मेरे भाई, एक गैस ही है। तो एग्जाम्पल में ले लेकर ना, उदाहरण ले लेकर चीज़ें बताता हूँ। कोयले का दहन, ठीक है, ये क्या होता है देख लो ध्यान से ना। मान लो इधर ले रखा है, इधर भी ले रखा है। ठीक है, क्या है, कार्बन है, एक है ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो एक कोयले का दहन था। ठीक है, एकदम चीज़ें यार देखो। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखो। पहला पार्ट देख रखा है, अब दूसरा पार्ट देखो। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अव्ययी तत्व होते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि छोटे छोटे कणों में जो उसके अव्ययी तत्व होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। वह अभिक्रिया उष्मा ताप विद्युत से संपन्न होता है। ठीक ना, तो ये रट लेना, नोट्स बना देना, तुम्हें जो लगता है कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हम लोग जानते हैं। सके संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने समझा ना, उदाहरण के द्वारा दोगो। उसके प्रकार के बारे में हम लोग नहीं जान रहे, नहीं होता भाई, नहीं आता एग्जाम में, टेंशन मत लो। वियोजन अभिक्रिया जानो। ठीक है, इसके प्रकार के बारे में जानो। इसके 2 प्रकार होते हैं, इसमें ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है, तो पहले तो ऊष्मीय वियोजन जानते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से देखो, पढ़ो उसे। जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण में देख लो, इधर कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले रखा है। ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया। उसमें उपघटन हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऊष्मीय वियोजन पढ़ रहे हैं, तो ये ऊष्मीय हो रहा है, उसमें उपघटन। ठीक है, विद्युत वियोजन अगर हम लोग जाने, ध्यान से देखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए तो विद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पर H2O वाटर ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, बस विद्युत विघटन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना कि वाटर को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ना निकलेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा वाटर बनता है, पानी बनता है। तो बस सिंपल सी बातें थी। तीसरा देखो, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है।
समझ में आ गया ना। विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण यहाँ पर है, आयरन ले रखा है यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले रखा है, दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, ठीक है, इन दोनों को मिला है तो कॉपर सल्फेट इधर बन गया और कॉपर को अलग कर दिया, आयरन सल्फेट बना और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है मेरे भाई। चौथा देखो, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इन्हें द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में देख लो, इधर सोडियम सल्फेट ले रखा है और इधर क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड ले रखा है एक्वस में, ठीक है। तो दोनों जब मिला तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, और ये तो बेरियम का सूत्र है, ठीक है। और ये क्या है, प्लस में सोडियम, यानी दोनों अलग अलग हो गए मेरे भाई, ठीक है। पांचवा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देख लो, इधर मीथेन ले रखा है, इधर ऑक्सीजन ले रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दे रहा है और जल को अलग कर दे रहा है, ऊष्मा अलग हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा ही केस में सब पढ़ रहे हैं। तो अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लो, इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर दो गो नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग हो गया, ऊष्मा अलग हो जाएगा, ऊष्मा इसमें से घटेगा, निकलते रहेगा, ठीक। तो इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आगे भी प्रकार है ऑक्सीजन अभिक्रिया, 7 नंबर डालना भूल गया था। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या घन विद्युतीय तत्व का त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यही हमारा ऑक्सीकरण होता है। बस सिंपल सी बातें थी, नोट्स बनाते हुए चलो, सब समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण देख लो, क्या है, दो को मान लो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ रहेगा, सिंपल सी बात थी। अगला है उपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या घन विद्युतीय तत्व जुड़ता है या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया उपचयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले रखा है, इधर देख लो ये दोनों चीज़ों कैसे कैसे हो गई हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है, और वाटर को अलग कर दिया। आगे हम लोग जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का उपचयन होता है, ठीक है। एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का उपचयन होता है, वही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। तो इन दोनों का देखो, जिंक का और ध्यान से देखना, चिन्ह जो आपको दिख रहा है, जिंक का और कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फेट का क्या होगा, उपचयन होगा। दो छोटा छोटा कंटेंट है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तब चलेंगे हम लोग दहन और ज्वाला में, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, इसका प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया ना, बस। और उदाहरण देख लो, चांदी के ऊपर काली परत अगर चढ़ने लगती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, यही हमारा संक्षारण कहलाता है। चांदी देखो ना, कोई साफ कराने लेता है दुकान पे कि काला काला दाग बैठने लगा, तो वही संक्षारण होता है, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है, ध्यान से समझो। जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद में खराब हो जाता है, यानी अच्छा नहीं लगता खाने में, और विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे उदाहरण में ले लो, अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाता है। अचार में कहते हो ना, भुवरी लग गया है, खराब हो गया, उजला उजला अचार में कुछ दाग होने लगा, तो विकृत गंधिता कहलाता है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं दहन और ज्वाला में। दहन और ज्वाला क्या होता है, दहन समझो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। कोई पदार्थ है, वहाँ पर हवा की मदद से पदार्थ जल रहा है और वहाँ से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग दहन कहते हैं। उदाहरण में देख लो, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 बनता है। देखो, कार्बन को कह रहा है, कार्बन को हवा में, ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। और इसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों देगा, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। दूसरा अगर उदाहरण की बात करें हम लोग, देखो ध्यान से, वायु में गंधक यानी कि गंधक को जलाने पर, ठीक है, यानी सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर और ऑक्सीजन को जला रहे हो, दोनों को मिलाकर, तो सल्फर
डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, तथा ऊष्मा और प्रकाश भी देता है, तो ऊष्मा और प्रकाश दे ही रहा है, ठीक है। पदार्थ को समझो, पदार्थ क्या होता है, दो तरह का होता है, एक दहनशील या ज्वलनशील, ठीक है, और एक अदहनशील यानी नहीं जलता है, नहीं धरता है आग, ठीक है, उस तरह का एक में धरता है, ठीक है। दहनशील या ज्वलनशील अब क्या होता है, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। और जैसे में कागज हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, लकड़ी, एलपीजी गैस, मैग्नीशियम रिबन, ये सारी चीज़ें दहन में आती है, दहन या ज्वलन में, ठीक है। अदहनशील अज्वलनशील क्या होता है, एक ही का दो दो नाम दे दिया गया है। दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे में लोहा हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। मिट्टी भी जलता है क्या यार, उसमें कुछ मिक्स होता है तभी तो, ठीक ना। आगे देखो, दहन का अपोषक क्या होता है और दहन का पोषक क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें दहन का पोषक कहते हैं, और जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, सहायता नहीं करते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग, तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट में लेते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सब्सक्राइब मारते जाओ, चैनल को शेयर करते जाओ। जितना ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे भाई, उतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन क्या होता है, ध्यान से देखो, थोड़ा हंसी आ गया। दहन की क्रिया प्राय वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है, ठीक है। अगर मान लो कर ऑक्सीजन की उपस्थिति, मान लो ऑक्सीजन है वहाँ पर, तो बाई सी बात है आग धरेगा। अगर मान लो ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं भी है, अनुपस्थिति भी है, तो दहन संभव हो सकता है। उदाहरण देख लो, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। क्या कर रहा है, मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन बनाता है, प्लस में ऊष्मा और प्रकाश ये देता है, उत्पन्न ही होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, उदाहरण। इसका दूसरा देखो एग्जाम्पल, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे जार में तथा काला धुआं निकलता है, तो इसके मोमबत्ती के दहन क्लोरीन में उपस्थिति होती है। यहाँ पर सब लिख रखा है, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये दोनों जब मिल रहा है तो कार्बन अलग कर देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड को अलग कर देगा। सिंपल सी बातें थी, आपको समझ में आ गई, ठीक। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि अगर मान लो दहन कर रहे हो, आग लगा रहे हो, तो कुछ शर्तें हैं, माने कुछ नियम है। क्या है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी पदार्थ में आग लगने लायक पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा, ज्वलनशील ताप का प्राप्ति होना चाहिए आग धराने के लिए। समझ रहे हो ना। तो ज्वलन ताप क्या होता है समझ लो, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में आ गया। ज्वाला क्या होता है, जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके जलने से लौह उत्पन्न होता है, उसे ज्वाला कहते हैं, ठीक ना। तो दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक छोटा सा नोट है जो कि ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। वे ठोस और द्रव्य ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हो। वाष्प बनाएंगे, मान लो, तो अगर मान लो कोई ठोस चीज़ आपने लिया, उसको गर्म किया, वाष्प बना दिया, धुआं टाइप के, ठीक है ना, भाप टाइप के, कुछ इस तरह का फेंक दिया, तो समझो कि वो क्या है, अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आपका खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव का पार्ट आएगा मेरे भाई, ठीक है। सो सब्सक्राइब करके रखो, और 1000 सब्सक्राइबर यार कंप्लीट कराओ। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया, अब आपको पीडीएफ लेना है ना, तो कराओ, पीडीएफ दे दूंगा, स्पेशल वीडियोस बना के बता दूंगा कहाँ मिलेगा, डाउनलोड कर लेना फ्री में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ। सॉरी, इसी का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, तब अगला चैप्टर चालू करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, फोड़ दो एग्जाम में।